वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 13 का सॉल्यूशन, जैसे कि हम रोजाना करते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये एचएसएससी, आरआरबी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रोजाना मैं तैयार करता हूँ और फिर उसका आपको सॉल्यूशन भी कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस व जीके इंक्लूड है। तो पहले हम मैथ का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिया मैंने वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया है? 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात बताओ, या इंग्लिश में बोलेंगे मीन रेशियो। तो क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लीकेशन अंडर द रूट। तो पॉइंट का मैंने एड्रेस नीचे लिखा है। अब देखो 121 का रूट 11, 9 का 3, 2 बार 100 है तो 100, कितना आ गया आंसर? 0.33। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। आंसर क्या आ गया? 0.33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 लिया है। क्या कहता है कि इफ x प्लस वाई बराबर है 5 प्लस रूट 11 बटे 3 माइनस रूट 11 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो देखो क्या करते हैं, 5 प्लस रूट 11 बटे 3 माइनस 2 रूट 11 का हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 11 से गुणा करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 11 से भाग करेंगे। तो देखो 5 है 15, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 10 रूट 11 प्लस 3 रूट 11 प्लस 2, 11 दूनी 22। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूं, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 44। ठीक है, तो 22 और 5 37, 10 और 3 13 रूट 11 बटे माइनस 35। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन से ये हमारी टर्म जो आ गई वो क्या आ गई, माइनस 37 बटे 35 प्लस 13 बटे 35 रूट 11। ठीक है, तो बाई कंपैरिजन ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? माइनस 37 बटे 35 और y की वैल्यू क्या है? 13 बटे 35। एक बार आप जरूर ऑप्शन को चेक करें कि हमारा ऑप्शन मैच हुआ या नहीं हुआ। देखो हमने रेशनलाइजेशन किया, 5 है 15, 5 दूनी 10 रूट 11, 3 रूट 11 और 11 दूनी 22। ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। इससे हमारी बाई कंपैरिजन x और y की वैल्यू आ जाती है। चाहे तो आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। तो देखो ऑप्शन मैच करते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं बनता। तो देखो क्या होगा, ये माइनस 35 है, ये दोनों के साथ माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए था। और y की वैल्यू क्या होगी? माइनस 13/35। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 27 लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। क्या है भाई? एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये होगी भाई राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या कहता है कि AB जो है वो 15 है और BC जो है वो 20 है। ठीक है, तो परित्रिज्या बतानी है। परित्रिज्या होती है बाहर के वृत्त जाता है जो फिगर, ऐसा ही बनाया जा सकता है भाई, आप अच्छे से बना सकते हो। परित्रिज्या या रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। ठीक है, वैसे क्या होता है रूल? a गुणा b गुणा c बटे 4 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो पहले यहाँ पे साइड निकालेंगे, AC क्या होगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। देखो स्टेप वाइज समझा रहा हूं, 220 25 प्लस 400 625, 625 25 और 25 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर रूट 25। तो ये जो है हमारा AC, ये क्या होगा? डायमीटर। तो यहाँ से हम आसानी से क्या कह सकते हैं कि ये डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगी? आप होगी, क्या होगी? आप 25 बटे
2 12.5। तो इस फॉर्मूले की वैसे यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 12.5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो हम मैथ पोर्शन का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में एक गोला दिया गया है, गोले को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, उसको गलाया जाता है और एक शंकु में परिवर्तित कर दिया जाता है, कन्वर्टेड इनटू ए कोन, जिसकी आधार त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, और अब कहता है कि ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो बताना है। तो देखो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि गोले से क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल होगी। अब इसने पूछा है h/r, तो उस साइड से जो आर बच गई, क्या बच गई आर, देखो इस साइड बच गया कैंसिल होने के बाद h और यहाँ पर 4r। तो ऊंचाई और त्रिज्या का, हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है, तो क्या होगा 4:1। तो देखो कैसे किया हमने, यहाँ पर हम दोनों का आयतन बराबर रखेंगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर रखेंगे और कैंसिल करते हैं तो h बराबर क्या आता है 4r। तो h/r, हाइट और रेडियस का रेशियो क्या होगा 4:1। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को लेता हूं मैं, जो मैथ पोर्शन का ही है। क्या कहता है कि अंग्रेजी विषय में 80% छात्र पास है, इसका जिक्र वही है पास का। और गणित विषय में, मैथ में 85% छात्र पास है। ठीक है, और 75% दोनों में पास है। दोनों में पास कितने हैं, 75%। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं, एक तो बनाते हैं हम इंग्लिश का और एक बनाते हैं मैथ का। ये हो गया इंग्लिश का और ये हो गया मैथ का। ठीक है, दोनों में कॉमन कितना है 75। ठीक है, इंग्लिश में कितना है 80। तो इंग्लिश का जो सर्कल है उसको टोटल कितना करना है हमें 80। तो 75 और 5 80। इसी प्रकार मैथ का जो सर्कल है उसको हमें क्या करना है 85। तो कितना हो गया 75 और 10 85। फिगर से, वेन डायग्राम से जब देखते हैं तो कुल पास कितने हो गए भाई, कुल पास 5 प्लस 75 प्लस 10 कितने हो गए 90% पास है। फेल कितने हो गए भाई 10%। और ये क्वेश्चन में कहता है कि 45 बच्चे फेल हैं, तो 10% को 45 के बराबर रखेंगे। ठीक है, यहां से हम 100% निकालेंगे, तो जो 100% होगा वो कुल बच्चों की संख्या होगी। ये हमारा आंसर है, कुल बच्चों की संख्या जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो आंसर क्या हो गया 450। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आप आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वेन डायग्राम बनाया, इंग्लिश मैथ का पहले फिलअप किया, कॉमन पोर्शन को 75%, इंग्लिश में 80 करने तो 75 5 80, मैथ में 85 करने तो 75 10 85। कुल 75 5 80 10 90% पास है, 10% फेल है। वैसे कहते हैं 45 बच्चे फेल है, तो 100% क्या होगा, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर कुल बच्चे हो गए 450, जो आपका ऑप्शन बी है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मैथ पोर्शन का ही लेंगे अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 27 हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग, संख्या मैंने मान ली x और y, दो संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है भाई। कितना कहता है 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, क्या होता है 1/5। तो क्या लिख सकता हूं 5x + y बराबर है x² + y²। फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ठीक है, देखो जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। ठीक है,
आगे देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि उनका अंतर जो है वो वर्गों के योग का कितना है भाई 25%। तो 25% है तो कितना होगा 1/4 वर्गों के अंतर का कहता है यहां पर। तो x घटा y बराबर है 1/4 गुणा x घटा y और x जमा y। फॉर्मूला खोल लिया मैंने a घटा b a जमा b, यहां से x घटा y कैंसिल, x जमा y किसके बराबर आ गया भाई 4 के बराबर। ध्यान से देखेंगे, सॉरी क्या कह रहा है कि उनका योग वर्गों के अंतर के बराबर है। तो यहां से क्या आ गया भाई x जमा y, तो यहां पर कैंसिल जो होगा वो क्या होगा x घटा y बचेगा। देखो फिर बताता हूं दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि उनका योग उनके वर्गों के अंतर का 25% है। तो ये खोल लिया a घटा b a जमा b कैंसिल हो गया, a घटा b कितना आ गया 4। इक्वेशन सेकंड। तो पूछता है देन x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर क्या होगा। x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 2/9, 1/4, 1/3, 3/8। ठीक है, रिपीट करता हूं, क्या कहता है कि उनका योग वर्गों के योग का 20% है। 20% मतलब 1/5। उनका योग वर्गों के अंतर का 25% है मतलब 1/4। यहां से 5 को इससे मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन, यहां से a घटा b a जमा b कैंसिल, x घटा y आ गया 4। ये निकालना है। तो देखो x स्क्वायर है तो नीचे में भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो मैं ऑप्शन सी व डी को कैंसिल कर देता हूं, या तो ऑप्शन ए है या बी है। देखो कैसे कैंसिल करता हूं मैं, x स्क्वायर क्रम है तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मानता हूं में भी होगा। वैसे तो कैंसिल होने के बाद शायद हो या नहीं हो, लेकिन मान लेते हैं। तो सी और डी कैंसिल ए और बी में से है। तो अब देखो यहां से क्या देखता हूं कि मैं x और y का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए 4। तो मैं x को 6 मान लेता हूं और y को क्या मान लेता हूं 2। क्या मान लेता हूं x को 6 y को 2। और यहां पर जब मैं पुट करता हूं तो देखो 6 और 2 8 5 40, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 40 और 40 बराबर है 40। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को 6 और 4 स्पेसिफाई करता है। तो यहां पर रखते हैं 6 प्लस 4 बटे 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 10/36 हमारा आंसर आ जाता है 2 बटे कितना आ जाता है वही कैंसिल आउट करो। x क्या था 6 और y क्या था 2, तो 6 और 2 x का स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर क्या आ गया y का स्क्वायर आ गया है, y का स्क्वायर आ गया भाई। तो y का स्क्वायर 36, 6 और 2 8/36, 4 दूनी 8, 2 4 9 36, 2/9 क्या आ गया भाई 2/9। ठीक है, तो यहां से मैंने x घटा y के अकॉर्डिंग बराबर 4 है तो 6 और 2 मान लिया, जो फर्स्ट कंडीशन को फर्स्ट इक्वेशन को स्पेसिफाई करता है। तो जो रिजल्ट हमें निकालना था उसमें पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 2/9 ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे अगर सब्जेक्टिव से इसको करते तो लेंथी भी होता, क्योंकि यहां से आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता जिससे x y की वैल्यू आती, लेकिन हमने यहां पर क्या कर ली दोनों इक्वेशन से वैल्यू अज्यूम की जो दोनों इक्वेशन को स्पेसिफाई करती है और थर्ड इक्वेशन में पुट की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या कहा गया है कि 20 रुपए प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे गए। कितने अंडे खरीदे गए भाई 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया 30 अंडे। 30 अंडों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे गए हैं। तो 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे गए हैं तो कितना हो गया 20 दूनी 40 और 10 50 रुपए, कितना हो गया 50 रुपए। देखो 20 गुणा 2.5 5/2 कितना हो गया
50 रुपए, क्योंकि 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए हैं। ठीक है, अब आगे उसने देखा कि उनमें से 6 खराब हैं। यदि 6 खराब हैं, 6 खराब हैं, तो बाकी कितने बचे? 24, और 24 को उसने बेच दिया। ठीक है, 22 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से हुई। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से? 22 रुपए प्रति दर्जन। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 22 दूनी 44, 24 का मतलब 2 दर्जन बाकी है, तो 44 रुपए। तो देखो खरीदे तो थे, 50 रुपए में बेच दिया, 44 रुपए में प्रॉफिट वाया लॉस? लॉस हो गया भाई। कितना हो गया? 6 रुपए। और अगर परसेंटेज पूछता है तो क्या होगा? किस पर हुआ? 50 रुपए में 6 रुपए, 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 12% लॉस हो गया। कितना हो गया? 12% लॉस। ऑप्शन बी आपका आंसर है। देखो फिर से बताता हूं, 2.5 दर्जन अंडे 30 रुपए, सॉरी 20 रुपए के भाव से उसने खरीदे थे, तो 20 गुणा 2.5, 5 बटे 2, 50 रुपए के हो गए। 30 अंडे थे टोटल, 2.5 दर्जन मतलब 6 खराब हो गए, 24 बच गए। उसने 22 के हिसाब से बेच दिए, तो 44 रुपए के बेच दिए। 50 में से 44 गए, 6 रुपए हानि हुई। 6 बटे 50 गुणा 100, किस पर हुई हानि? 50 पर, तो 6 बटे 50 गुणा 100, 12%। देखो जब हम इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो टाइम लग रहा है। अगर आप खुद इसको जल्दी जल्दी या मैं खुद इसको करता तो ये 2-3 या स्टेप है, ये मैं नहीं लिखता, और इस क्वेश्चन का आंसर बिना लिखे ही, बिना पेन कॉपी के मैं जवाब दे सकता था। और आप भी, अगर आपको क्वेश्चन ये आता होता तो आप भी जवाब दे सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या कहता है कि एक विक्रेता 10% की छूट देता है, देने के बाद भी लाभ जो है, प्रॉफिट जो है 20% कमाता है। और वैसे कितना है? टीवी सेट पर 750 रुपए लाभ है। तो हमें क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है? अंकित मूल्य, प्रिंट रेट। क्या बताना है? एमआरपी। तो देखो यहां से इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं। 20% बराबर है 750, 100% बराबर है 5 से गुणा की दोनों तरफ होगा 25, 5 7 35 और 2 37, 3750 रुपए क्या होगी? ये कॉस्ट प्राइस। कितना हो गया? 3750 रुपए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो 750 रुपए का अगर लाभ हुआ था तो उसने उसको कितने रुपए में बेचा? विक्रय मूल्य 750 ऐड करो तो कितने में बेचा भाई? 4500 रुपए में। कितने में बेचा? 4500। 750 को जब ऐड किया, ठीक है, अब जो छूट थी वो कितनी थी? 10%। तो कितने में बेचा? 90% में। 90% बराबर है 4500, 10% बराबर है या 1% बराबर है 9 5 45, 50, 100% बराबर है 5000। ठीक है, कितना हो गया? 5000। ये आपका आंसर हो गया जो अंकित मूल्य होना चाहिए। फिर से बताता हूं, 20% लाभ था और वैसे लाभ कितना था? 750 रुपए। दोनों को कंपैरिजन किया, 100% निकाला 3750 रुपए, जो आपका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है। उस पर उसने लाभ जो प्राप्त किया था 750 रुपए, तो कितने में बेची? 4500 रुपए में। अब डिस्काउंट था 10%, तो उसने 90% में बेची थी, बराबर है 4500 रुपए। यहां से 100% निकालते हैं तो क्या आता है? 5000, जो क्या होगा आपका अंकित मूल्य। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन आपका है बी। क्या है ऑप्शन? बी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं मैथ का वो है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है
कि 20 सेंटीमीटर ऊंचे 20 सेंटीमीटर ऊंचा एक कोण है शंकु 20 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक दूसरे छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं, छोटे शंकु, ठीक है, छोटे शंकु बनाए जाते हैं बड़े शंकु को पिघलाकर, जिनकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। तो छोटे छोटे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं ये कहता है। तो इनका वॉल्यूम निकालो पहले। तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, और यहां पर इनका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम मतलब आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, और दोनों को डिवाइड करते हो तो क्या आएगा छोटे शंकुओं की संख्या, छोटे शंकुओं की संख्या। तो देखो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल होगा, 15 से 15 कैंसिल होगा। अब यहां पर 20 बचता है, वहां पर क्या बचता है 5, जो बटे में 3 है वो ऊपर होगा, 10 भी ऊपर होगा क्योंकि वो बटे होगा तो पलट के ऊपर। 500 के 20, 4 दिए, 3 से 3 तो कैंसिल हो चुका है भाई, 400 आ गया भाई, कितना आ गया 400। तो क्या करेंगे बड़े शंकु का आयतन निकालेंगे, छोटे का आयतन निकालेंगे, दोनों को जब भाग देंगे तो छोटे शंकुओं की संख्या होगी 400, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मॉक टेस्ट जो 13 से है, मैथ का क्वेश्चन का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। कितने रन बनाता है 87 रन। तो उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो देखो क्या करेंगे 16 पारियों का औसत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 16 पारियों का औसत। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं 87, और औसत 3 बढ़ जाता है तो टोटल 17 पारियों का पहले से कितना बढ़ा 17 दिए 51, तो कितने रन बनाता कि औसत नहीं बढ़ता, कितने बनाता 36, ठीक है। 87 रन बनाए 17वीं पारी में, जिसके कारण 3 औसत बढ़ गया। औसत का मतलब मैंने बताया आपको एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारी सीधी सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं हिस्सा, क्या बोलते हैं हिस्सा। तो 17 व्यक्तियों का कितना हिस्सा बढ़ गया 3, तो 51 हिस्सा बढ़ गया। अगर वो 51 हिस्सा बढ़ता है, अगर वो 87 की बजाय कितने रन बनाता कि औसत 3 नहीं बढ़ता, तो कितने बनाता 36। तो 16 पारियों का औसत 36, तो 17 पारियों का औसत कितना होगा 36, 3 बढ़ गया तो भाई 39, कितना होगा 39। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, कितना ऑप्शन होगा 39। ऑप्शन आप देखिए जो ऑप्शन ए आपका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मॉक टेस्ट 13 से, क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूं मैं मैथ का। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एक लोहे से बने ठोस समप्रिज्म में एक त्रिभुज है भाई, जिसकी भुजाएं 5, 10, 13 है। क्या है त्रिभुज, एक प्रिज्म का आधार है त्रिभुज, जिसकी भुजाएं 5, 10 और 13 है, ठीक है। और उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन बताएंगे पहले तो, और उसके बाद क्या निकालेंगे उसका वजन, ठीक है। वजन जो कहता है वो क्या कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7 ग्राम है। तो उस प्रिज्म का वजन बताओ। तो प्रिज्म का जो आयतन होगा वो क्या होगा भाई, आधार कौन है त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा में
ऊंचाई, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा S इंटू हीरोन सूत्र से S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। S क्या होता है जहां पर अर्ध परिमाण 5 + 10 + 13 बटे 2, 13 10 23 5 28 बटे 2 कितना होगा 14, ठीक है। 14 गुणा 14 में से 5 गए 9, 14 में से 10 गए 4, 14 में से 13 गया 1, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 कितना आ गया भाई 6√14, कितना आ गया 6√14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज का 6√14 गुणा ऊंचाई कितनी है 10, तो 60√14, √14 का अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं हम 3 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हैं 3.75, ठीक है। अब वजन देखेंगे तो वजन कितना होगा 60 गुणा में 3.75, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या था 7 ग्राम, कितना था 7 ग्राम, पॉइंट का 100 बटे में ले लिया 7 ग्राम। अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन किसमें है, ग्राम में ही है, तो कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 25, 2 3 6, 21 गुणा 75, 21 5 105, 21 7 147 और 10 157, तो अप्रोक्सीमेट 1575 कहता है, तो 1571.8 हो सकता है। ऑप्शन ए आप एक बार चेक करें, तो लगभग जो मान है वो क्या है 1571.8, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है जो बिल्कुल सही है। तो देखो फिर बताता हूं, प्रिज्म का आयतन निकालेंगे, पहले आयतन का त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हीरोन फॉर्मूले से, उसकी ऊंचाई से गुणा की, जो कितनी है 10, तो √14 का मान अप्रोक्सीमेट लिया 3.75, अब कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7 ग्राम है, तो प्रिज्म का लोहे का जो बना है उसका कुल वजन क्या होगा 7 से गुणा, तो जब हमने रिजल्ट निकाला तो अप्रोक्सीमेट 1575, जो ऑप्शन दिया गया है ए 1571.8। अब आगे बढ़ेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन मैथ पोर्शन के बाकी हैं वो करेंगे। अगला जो क्वेश्चन करते हैं हम मॉक टेस्ट 13 से मैथ पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहता है कि 800 रुपए कोई राशि है, प्रिंसिपल है, किसकी दर से, साधारण ब्याज की दर से, टाइम है 3 वर्ष, और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है अमाउंट 956 रुपए हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो गया 956 माइनस 800 कितना हो गया 156 रुपए। अब ये क्या कहता है कि यही राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि हम दर को रेट को 4% बढ़ा दें, क्या करते हैं 4% बढ़ा दें, ठीक है। तो पहले हम रेट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 156 क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 बाई टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाई 100, सॉरी क्या लिख दिए, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाई 100, कैंसिल हो गया भाई, r बराबर है 156 बटे 8 की 24, कैंसिल करो, कैंसिल होता है तो 8 एकम 8 नहीं हो रहा है, 2 से करो 12, 2 7 14, 2 8 16 और 12 6 72, 12 5 60, 6.5% आ जाती है। अब जो कहा गया है कि रेट 4% अगर बढ़ा दी जाए तो 4% में इंक्रीज करता हूं तो कितनी होती है 10.5, प्रिंसिपल वही सेम है, तो क्या कहता है कि राशि कितनी बढ़ हो जाएगी, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 21, 2 चौके 8, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होगा 4 3 12 एकम 12
और 12 दूनी 24 और 1 25, 252 रुपए। अमाउंट कितना हो जाएगा 800 प्लस 252, 1052 रुपए। कितना हो जाएगा 1052 रुपए। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, देखो क्या था 800 रुपए था 256 हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट 156 प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100 से रेट निकाले। अगर रेट को 4% बढ़ाता है तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 252 रुपए, अमाउंट क्या होगा 1052 रुपए। देखो जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं समझा रहा हूं तो ये ज्यादा से ज्यादा ये स्टेप जो लिखे हैं ये लिखने पड़ रहे हैं ताकि आपको समझा रहा हूं, समझाते वक्त एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है। लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो रफली वर्क में करेंगे या खुद माइंड कंसेप्ट में ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 40 सेकंड में भी सोल्व हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो मॉक टेस्ट 13 से है और मैथ के पोर्शन से है। वो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है एक वर्ताकार पथ है। एक क्या कहता है वर्ताकार पथ। वर्ताकार पथ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में सर्कुलर ट्रैक। उसका आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास का अनुपात दिया गया है। बाहरी चार दीवारी और आंतरिक चार दीवारी, बाहरी और आंतरिक चार दीवारी। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या दिया गया है 20:19। ठीक है, के अनुपात में समय लगता है। ठीक है, कहता है कि उसके बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में 20:19 का समय लगता है। ठीक है, तो देखो जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, जब वो क्या कहता है कि इस पथ की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। पथ की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। जो रास्ता है उसकी चौड़ाई जो कही गई है वो कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि चक्कर लगाने में बाहरी चार दीवारी और आंतरिक चार दीवारी के चक्कर लगाने में 20:19 का समय लेता है। तो आंतरिक व्यास बताओ। आंतरिक व्यास पूछा गया है। तो देखो वैसे आप सिंपली इसमें आइडिया लगा सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर 20 और 19 का गैप कितना होता है 1 बराबर है कंपैरिजन 5 चौड़ाई से करेंगे तो 2 बराबर है 10। 2 क्यों किया डायमीटर 2 टाइम्स होता है या ऐसे भी कर सकते हैं इस साइड चौड़ाई इस साइड चौड़ाई तो 10 होगी। ठीक है, तो अब व्यास बताना है तो 1 बराबर 5 2 बराबर 10 तो 1 व्यास हो गया 10 तो 19 व्यास हो गया 19 गुणा में 10 190 आपका आंसर हो सकता है। आपका आंसर क्या होगा 190 जो ऑप्शन क्या है डी। देखो मैंने कैसे किया 20-19 का डिफरेंस है उसको 5 से कंपैरिजन किया। अब 1 बराबर है 5 लेकिन व्यास निकालना है तो 2 टाइम्स 2 बराबर 10 तो 19 का क्या होगा 19 गुणा में 10 190 आंतरिक व्यास होगा। आंतरिक पूछा गया तो 19 से कंपैरिजन, बाहरी पूछता तो 20 से कंपैरिजन करता। ठीक है, ये आपका वैसे ऑब्जेक्टिव रूल हो गया जो आप ट्रिक बोलते हैं। सब्जेक्टिव से हम कैसे करते हैं एक को r मानते एक को हम r+5 मानते। ठीक है, उस प्रकार से करते जो आपका बहुत ही लेंथी होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो मॉक टेस्ट 13 से मैथ पोर्शन का। एक बाइक खरीदी है। कितने में खरीदी बाइक 60,000 रुपए में खरीदी है। कितनी पेमेंट करनी थी भाई 60,000 टोटल पेमेंट करनी थी टोटल राशि। ठीक है, कैश पेमेंट कितनी की उसने कैश पेमेंट की उसने 10,000 रुपए। कितने की नगद भुगतान 10,000 रुपए। ठीक है, शेष कितना बचा 50,000 रुपए। कितना हो गया 50,000 रुपए। अब कहता है कि इस पर 15% रेट से ब्याज लगेगा और समय होगा 2 वर्ष। कितना होगा 2 वर्ष। और किसके अकॉर्डिंग कहता है एसआई साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग। तो पहले हम एसआई निकालते हैं। क्या होगा प्रिंसिपल 50,000 है रेट इनटू रेट कितनी है 15 इनटू टाइम 2
कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो से 0, 15 दूनी 30, 150, तो कितना होता है 15,000 रुपए आपको ब्याज देना होगा, जो ऑप्शन सी है। देखो 60,000 रुपए बाइक खरीदी, 10,000 का इसके में 50,000 रुपए है, वो 2 साल में देता है 15% साधारण ब्याज की दर से। तो प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100, तो उसे कितना ब्याज देना होगा 15,000 रुपए, जो ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट 13 से है मैथ पोर्शन का, वो क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो क्या कहता है, एक मकान का मूल्य, मकान है एक, वो 1.5 लाख रुपए का मकान है, उसको वह वाई को 5% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, कितने लाभ पर? 5% लाभ पर। और फिर क्या करता है वाई एक्स को वही मकान वापस बेच देता है 2% हानि पर। तो यहां से हम फाइनली निकालते हैं एक्स का क्रय मूल्य। वो एक्स ने मकान कितने रुपए में खरीदा? तो देखो पहले तो एक्स ने 1.5 लाख रुपए का तो मकान था ही, पहले कितने पर बेच दिया? 5%, 105 में। किसको बेच दिया? वाई को। किसको बेच दिया? वाई को। ठीक है, अब यही मकान वाई ने खरीदा था, इसी मकान को 2% लॉस मतलब 98% में वापिस किसको बेच दिया? एक्स को। देखो 1.5 लाख रुपए का मकान था, 5% प्रॉफिट 105/100 में ये इसने किसको बेच दिया? वाई को। तो ये हो गया वाई का क्रय मूल्य। अब यही मकान वाई ने 98% में एक्स को बेच दिया, तो फाइनली लास्ट में फाइनली एक्स का जो क्रय मूल्य होगा वो ये होगा। कैंसिल आउट करो और मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 98 से करते हैं तो देखो 1500 और 3000 और 3150। ठीक है, 3150, 0 10 में से 5 गए 5, 4 में से गया 3, 7 में 3 गया 4, 15 43 50 में ये उसने खरीदा। ठीक है, अब देखो फाइनली वाई एक्स का विक्रय मूल्य, एक्स का विक्रय मूल्य कितना था? उसने वही मकान 1.5 लाख रुपए में 105%, 5% पे वाई को बेचा, तो वहां से उसने बेचा तब कितना लाभ कमाया वो देखो, कितना रुपए मिला उसे? 2020 15/75। ठीक है, तो यहां से जो डिफरेंस है वो क्या होगा? लाभ। देखो उसने पहले वाई को बेचा तो इतने रुपए में था 1,57,500 में, और जब फाइनली उसने खरीद लिया आखिरी में, उसको कितने में खरीदा? 1,54,350 में। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना है? 3150 रुपए का। तो जो 3150 रुपए का डिफरेंस है वो उसका क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? उसका लाभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए जो मॉक टेस्ट 13 से है मैथ पोर्शन का ही, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है कि दो बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। तो माना राशि तो है P रुपए, राशि हमने क्या मान ली? P रुपए। ठीक है, तो एक को तो देता है 7% रेट पर, एक देता है 5% रेट पर। ठीक है, तो प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम कितने वर्ष के लिए देता है? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पे रेट है 5%, तो टोटल जो ब्याज मिलता है वो कितना रुपए मिलता है? 960 रुपए। 700 के 28p प्लस 500 के 20p, एलसीएम कितना है? 100 बराबर है 960 रुपए। 28 और 20 48p बराबर है 960 गुणा 100, p बराबर है 960 गुणा 100 बटे 48, 48 दूनी 96, तो P बराबर है 2000 रुपए। जो प्रिंसिपल था वो राशि थी वो 2000 रुपए थी। फिर से बताता हूं, एक राशि है जिसको एक जगह तो देता है 7% साधारण ब्याज से, एक जगह देता है 5% साधारण ब्याज से।
4 वर्ष के लिए, तो कुल ब्याज दोनों जगह से टोटल मिलता है 960 रुपए। प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100, कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आता है वो हमारा 2000 रुपए आता है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। मॉक टेस्ट 13 से अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कहता है कि कथन है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। दूसरा कथन है आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। निष्कर्ष कहता है आनंद शिक्षक नहीं है। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग, पहले कथन के अकॉर्डिंग कोई शिक्षक साइकिल पर नहीं आता, तो इसका मतलब आनंद शिक्षक नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है कि आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, तो इसका मतलब आनंद शिक्षक तो है नहीं, तो कौन है? विद्यार्थी। लेकिन आप इसको विद्यार्थी नहीं मान सकते, क्योंकि आनंद क्या हो सकता है? चपरासी भी हो सकता है, या कोई और कर्मचारी भी हो सकता है। तो दो कथन को हम सही नहीं कह सकते, तो केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, आनंद चपरासी या अन्य कर्मचारी भी हो सकता है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक सही होगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, केवल निष्कर्ष एक सही के लिए बी है शायद। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है मॉक टेस्ट 13 का, वो भी रीजनिंग का है, कथन एवं निष्कर्ष का। क्या कहता है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, ये हमने कर दिया पेन डायग्राम। वी के अंदर बी कर दिया विद्यार्थी, के अंदर है बच्चे। अब सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, एक और पेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, इस पेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो यह बात गलत है, क्योंकि वेन डायग्राम को देखते हैं तो सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है, या सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है। दूसरा है सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो बच्चे का जो वेन डायग्राम है वो खिलाड़ी में है, तो बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है, तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो रीजनिंग पोर्शन का ही है। क्या कहता है कि 5 मित्र है भाई, जो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ जो होगी वो इस साइड होगी। ठीक है, तो 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, तो जब मैं देखो क्या कहता है दक्षिण दिशा उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन, मैं एक बार वैसे फिगर बना लेता हूं, मोहन बालू और राजू के बीच में है। ये फर्स्ट पॉइंट ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है? बालू और राजू के बीच में है, तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। कोई ये नहीं कहा गया कि पहले राजू है या बालू है। आगे देखो, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। तो चलो हम ये पोजीशन मान लेते हैं एक बार। राजू जो है वह परवीन के ठीक दाईं ओर है, तो ऐसे हम नीचे की तरफ देखेंगे तो परवीन के ठीक दाईं ओर राजू है, तो यहाँ पे परवीन को लिखेंगे। ठीक है, परवीन के दाईं ओर, क्योंकि अब हम बोर्ड पर देखते हैं तो इस साइड से देखेंगे, तो परवीन के दाईं ओर कौन होगा? राजू। अब देखो आगे क्या कहता है, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। आगे है इस तरह अमित बालू के दाईं ओर है, अमित बालू के दाईं ओर है। ठीक है, ये हो गया भाई। अब कहता है कि सबसे दाईं ओर कौन है, तो ये हमारा फिगर हो गया, तो अरेंजमेंट को हमारी होगी। अब कहता है सबसे दाईं ओर कौन है, तो इस साइड से देखते हैं तो अमित सबसे दाईं ओर है, अमित सबसे दाईं ओर है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, तो जो ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी। इस क्वेश्चन में आपको
एक तो दिशा का ध्यान रखना है, एक बायां और दायां का ध्यान रखना है। तो आगे देखिए जो हमारा मॉक टेस्ट 13 का जो अगला क्वेश्चन है, या जो भी बाकी क्वेश्चन है वो जीके पोर्शन के क्वेश्चन बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन कब लागू हुआ, संगठन कब पारित हुआ, या इसको बनाया गया 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसका मुख्यालय जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम बोलते हैं 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अगला है जिला कलेक्टर पद का कब बनाया गया, तो 1772 में। 1772 में इसको बनाया गया, फिर 1773 में हटा दिया गया। किसके द्वारा, वारन हेस्टिंग, जो उस टाइम गवर्नर जनरल था, वारन हेस्टिंग। ठीक है, फिर 1789 में फिर से लागू किया गया। तो पहली बार जब पद बनाया गया वो कब किया गया, 1772। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक सागर द्रोणी, जिसका क्षेत्रफल है 5 मिलियन स्क्वायर मील। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत, जिसका कितना है 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। उससे अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर मठ में, जो पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में की। ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय शायद 1928 है, आप एक बार चेक जरूर करें। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से किसको जाना जाता है, कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक भी है जो बिलिप्स ग्रिप्स के द्वारा लिखी गई है। कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को किसके नाम, किसे जाना जाता है, इस नाम से अफ्रीका महाद्वीप को। और इस नाम की एक पुस्तक भी है जिसका लेखक कौन है, फिलिप ब्रिक्स। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है 14 का, जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। जो पहला है वो कौन सा है, वो है एशिया महाद्वीप। 1857 के समय, विद्रोह के समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। यह 1856 से 1862 के बीच रहा। उसके बाद 16 का क्वेश्चन है, लुईस पास्चर ने किस टीके की खोज की, रेबीज की, और इसके साथ साथ एंथ्रेक्स नाम के टीके की भी खोज की। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 25 नंबर था, भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो पंजाब का है। ठीक है, 26 था, डांडिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो गुजरात का। किस राज्य का है भाई, गुजरात राज्य का। ठीक है, ये हमारे जीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हमने इस मॉक टेस्ट 13 का जो भी सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन थे, कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। इस मॉक टेस्ट में पहले हमने मैथ का सॉल्यूशन किया, उसके बाद हमने रीजनिंग पोर्शन का सॉल्यूशन किया, जो रीजनिंग के 2 या 3 क्वेश्चन थे, उसके बाद जीके का सॉल्यूशन किया। अब हम कल करेंगे मॉक टेस्ट 14 का सॉल्यूशन, जिसमें वही पोर्शन हमारा मैथ, रीजनिंग व जीके होगा। जिस बच्चे को मॉक टेस्ट 14 की क्वेश्चन बुकलेट सीरीज चाहिए हो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 14 में। थैंक यू।